Good evening everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the last topic of Raman spectroscopy, that is CARS, कोहेरेंट एंटी स्टॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रेले लाइंस हैं, स्टॉक्स लाइंस हैं और एंटी स्टॉक लाइंस हैं, उनकी सोल्यूशन के अंदर अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव इंटेंसिटी इस रेशियो में होती है। अगर रेले लाइन के चांस हैं अक्कर करने के 1 इन दैट सोल्यूशन, तो 10⁻³ प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक्स लाइन अक्कर करेंगी और उससे भी कम प्रोबेबिलिटी है एंटी स्टॉक। क्यों एंटी स्टॉक के चांसेस कम हैं? क्योंकि एंटी स्टॉक में हम जाते ओरिजिनल लेवल से हम वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा लोअर लेवल पे। जैसे कि हम चले 2 लेवल से थे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हम किस पे आएंगे? 0 पे वापस आएंगे। तो इस वजह से एंटी स्टॉक लाइन की प्रोबेबिलिटी कम है अक्कर करने की। तो इसका मतलब जब हम इसका सिग्नल भी लेंगे तो दैट सिग्नल इज़ क्वाइट फ्रेल, तो हम उसे नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से स्टडी कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई वी विल नीड कार्ड्स। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दस एंटी स्टॉक लाइन्स आर सो वीक दैट दीज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वुड नॉट बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द एंटी स्टॉक लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा। सो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एंटी स्टॉक लाइंस पे ही फोकस करेगा। इट इज़ सेंसिटिव टू सेम वाइब्रेशनल सिग्नेचर मॉलिक्यूल एज सीन इन द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। टिपिकली द मल्टीपल फोटोन्स और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, हम इसके लिए जो बेसिक ले रहे हैं वो हमारा कोहेरेंट सिग्नल है। कोहेरेंट सिग्नल का मतलब होता है ऐसा सिग्नल जो सेम सोर्स से क्रिएट हुआ है और उसका वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सेम है, और जब वो सिग्नल वाइब्रेट करता है या वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है तो उसका फेज़ भी सेम रहता है। ऐसी लाइंस की इंटरफेरेंस करना उसे हम कहते हैं कोहेरेंट। These lines are weak in density in Raman spectroscopy, while enhancement of the weak Raman signal by means of coherent beam of radiation like laser is known as CARS। तो हमें पता है कि एंटी स्टॉक लाइंस की अक्कर करने की जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। सो वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं कि इन्हांसमेंट कर देते हैं वीक सिग्नल की विद द हेल्प ऑफ कार्स। तो मैंने यही मेंशन किया था कि कोहेरेंट सोर्स क्या चीज़ है। अभी आप इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे करोगे? साइमल्टेनियसली दोनों तरफ देखना। हमारे पास एक हमने आर्गन का लेज़र सोर्स लिया है जिसकी जो वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहा है, सपोज़ करो ν1 फ्रिक्वेंसी की। यहाँ पर हमने एक मिरर इंट्रोड्यूस किया है। मिरर क्या करेगा? रिफ्रैक्शन कॉज करेगा। यहाँ पार्शियल स्लिट कॉज की है, तो ये क्या करेगी? लाइट को स्प्लिट कर देगी 2 पार्ट्स में। एक तो हमारे पास सेम सोर्स से हमने 2 फ्रिक्वेंसीज जनरेट कर ली। कैसे करी? यहाँ पे स्प्लिटर लगा दिया। वो क्या करेगा? ν1 की कुछ फ्रिक्वेंसी को यहाँ पास ऑन कर देगा और कुछ फ्रिक्वेंसी को 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देगा। वो जो फ्रिक्वेंसी है, हमने एक डायलेज़र के पास में हमने डायलेज़र रख दिया। वो डायलेज़र क्या करेगा? उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी ν1 से किस में चेंज हो गई? ν2 में चेंज हो गई। क्लियर? अभी तक हमने इतना किया है, इसे पढ़ते हैं। दिस टेक्निक बेस्ड ऑन द फैक्ट इफ 2 लेज़र बीम्स आर सफिशेंटली हाई इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी ν1 और ν2, ν1 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ν2 से, कोइंसाइड इन स्पेस और इन अ मॉलिक्यूलर मीडियम, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ लो इंटेंसिटी विल बी फॉर्म। तो हमारा पर्टिकुलर पर्पस क्या है? ν3 तक हमें 2 फ्रिक्वेंसीज पहुँचानी है। वो कैसी? ν1 प्लस ν1 टू ν1 माइनस ν2। तो यही हमने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है सेम सोर्स से। तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज कोहेरेंट बीम, क्योंकि हमने सेम सोर्स से 2 फ्रिक्वेंसी की बीम्स रेडी की हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ़ द इरेडियंसेस ऑफ 2 फ्रिक्वेंसीज आर सफिशेंटली लार्ज, इफ़ ν1 इज़ फिक्स्ड एंड ν2 इज़ वेरिड। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ν1 तो हमने आर्गन लेज़र का जो सोर्स ले लिया, उसकी फ्रिक्वेंसी तो शिफ्ट फिक्स है। तो यहाँ पर डाई लेज़र के जो रीजन्स हैं हम उसे वेरी करते रहेंगे। इस वजह से हमारी ν2 हर बार चेंज होती रहेगी, तो ν2 की एक रेंज बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ν1 माइनस ν2। ν1 माइनस ν2 को हमने क्या बोल दिया? एंटी स्टॉक फ्रिक्वेंसी। रमन एक्टिव वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे पास ν3 में हमने यही बोला था एंटी स्टॉक लाइन्स कब बनती हैं कि हमने इंसिडेंट कम की हो और हमारी जो फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल स्कैटर हुई हो वो ज़्यादा एनर्जी की हुई हो।
तो वही हमने मेंशन किया है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो न्यू3 की फ्रिक्वेंसी न्यू1 से ज़्यादा होगी, +a। क्लियर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑल द रमन एक्टिव फ्रिक्वेंसी कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ़ न्यू2 इज़ वेरिड एंड द कंडीशंस। अभी देखिए क्या कर रहे हैं, हम बार बार न्यू2 को वेरी करते रहेंगे। न्यू2 को वेरी करने से हमारे पास नए नए एंटी स्टॉक के पैरामीटर्स आते रहेंगे। सपोज़ करो हमने इसे एक बार फिक्स कर लिया, हमने इसे 9 रख लिया, है ना। तो अभी हम इसे 1 करेंगे तो 9 - 1 8 आ गया। फिर हम इसे 2 कर देंगे तो 9 - 2 7 आ गया। 3 कर देंगे तो 9 - 3। तो इस तरह से हमारे पास नई एंटी स्टॉक लाइन्स की फ्रिक्वेंसीज आ गई। क्लियर। It is fulfilled and the Carr spectrum consists of intense band corresponding to Raman active vibrations superimposed on weak background। तो अभी क्या होगा, ये जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, इसलिए ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज़ क्या कर जाएंगी, सुपर इम्पोज कर जाएंगी और हमें बैकग्राउंड में कुछ हाई इंटेंसिटी का बैंड मिल जाएगा। क्लियर। In such setup, when two incident beam radiations are provided 541, suppose हमने ये लिया था, continuous wave laser is pumped. Since Carr's is highly collimated, fluorescence and thermal radiation from hot samples can effectively filtered by placing a screen with a hole of few nanometer diameter between the detector and the sample which just passes only the Carr's beam। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमने फ्रिक्वेंसीज क्रिएट किया, अभी इसको पूरा कर लेते हैं। तो हमने कनकेव लेंस की हेल्प से इन फ्रिक्वेंसीज़ को क्या कर लिया, इन बीम्स को क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया, किसके ऊपर, अपने सैंपल के ऊपर। अभी जब सैंपल से कुछ बीम ट्रांसमिट होगी, वो यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर इंट्रोड्यूस कर दिया बिफोर इन बीम्स को हमने पैरेलल करने के लिए फिर से अगेन डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पर न्यू3 फ्रिक्वेंसी स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमने मोनोक्रोमेटर इंट्रोड्यूस कर दिया। मोनोक्रोमेटर का मतलब है वो सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी को, एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी को अंदर जाने देगा, बाकी सारियों को रिजेक्ट कर देगा। फिर हमने यहाँ पर डिटेक्टर लगाया हुआ था, डिटेक्टर ने उस फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर लिया और रिकॉर्डर में हमारे पास स्पेक्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गया। अभी इसका फ़ायदा क्या है, Carr signals are stronger by 8 to 10 orders of the magnitude than normal Raman experiment। क्योंकि हमने फिनोमिना कौन सा यूज़ कर लिया, इंटरफेरेंस का। वैसे तो हमारा सिग्नल एंटी स्टॉक के लिए वीक था, लेकिन हमने इतनी सारी बीम्स की कॉम्बिनेशन एक साथ रेडी कर लिए और उनको सुपर इम्पोज कराया, तो हमारे पास एक इंटेंस सिग्नल रेडी हो गया जिसका ऑर्डर 8:10 ज़्यादा इंटेंस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द Carr सिग्नल कैन बी ईजिली विजुलाइज कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस। इसे हम ईजिली देख सकते हैं। स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज इंक्रीज इनॉर्मसली, रिवील्स हाई रेजोल्यूशन विच इज़ डिटर्मिन बाय द लाइन विड्थ ऑफ द लेज़र। तो जो हमारी स्कैटरिंग इंटेंसिटी है उसकी रेजोल्यूशन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है कि हम एक पीक को दूसरे पीक से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन माइक्रो क्वान्टिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो हम माइक्रो क्वांटिटी में उसे जनरेट करते हैं, तो उस सैंपल को हमें नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रास से गो थ्रू करना होता है। इसलिए हमारा फोकस होता है कि हमने जो सॉल्ट प्रिपेयर किया है उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा यूज़ ना करनी पड़े। तो इसका फ़ायदा है, Carr सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर ही आपको बता देता है कि उसका रमन स्पेक्ट्रा कैसा होगा। लिमिटेशंस क्या है, एज इफ़ ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसकी कॉस्ट भी नेचुरल से अफेक्ट है ज़्यादा होगी, तो वही एक ऑब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रा एवेल्यूएशन इज़ नॉन ट्रिवियल। जो जब आपके पास स्पेक्ट्रा आ भी जाता है तो उसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा टीडियस है। बैंड शेप्स आर ऑफन डिस्टॉर्टेड, सैम्पल में डिकम्पोज बाय हाई पावर लेज़र बीम। कई बार क्या होता है, जो लेज़र बीम है वो काफ़ी इंटेंस होती है, तो हमारा जो सैंपल है उसकी रेडिएशन को बियर नहीं कर पाता और उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। सपोज़ कि हमने सोडियम का सैंपल इंट्रोड्यूस किया और सोडियम पे हायर लेज़र बीम डाला, तो सोडियम की आयनाइजेशन हो गई, वो Na पॉजिटिव में चेंज हो गया, यानी कि स्पेक्ट्रा की सिचुएशन बदल जाएगी, आयंस में चेंज हो गया वो। तो इस तरह से कई बार स्पेक्ट्रा ख़राब हो जाता है। नो क्वांटिटेटिव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। हम क्वांटिटेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू स्टडी द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ गैसेस। गैसेस का स्पेक्ट्रा स्टडी करने में ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, गैस फेज कंबस्शन प्रोसेस मोस्टली स्टडीड बाय Carr, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस, इनकी फ्लेम्स में गैस फेज कंबस्शन में, इससे विद द हेल्प ऑफ Carr वी आर एबल टू स्टडी दीज गैसेस स्पेक्ट्रा।
एक्सेलेंट टेक्निक फॉर स्टडिंग बायोलॉजिकल सैम्पल्स को एक्वा सोल्यूशन में पढ़ने के लिए ये हेल्पफुल है। इन्हांसमेंट ऑफ कार सिग्नल अकर्स इफ रेडिएशन अप्रोच द इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। कार्स के सिग्नल की इन्हांसमेंट हो जाती है अगर वो अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी को। मेडिसिनल सैम्पल्स लाइक फेरोसाइटोक्रोम और साइनोकोबालामीन, इनको भी हम डाइल्यूट करके इस कार्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ कार्स इन अ मॉलिक्यूलर बीम स्टडी एनर्जी ट्रांसफ़र एंड प्लाज्मा डायग्नोस्टिक आर एक्सपेक्टेड। तो हम इन सभी ये सब एप्लीकेशंस है जहाँ जहाँ पर हम कार्स को अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो जैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटीज़ इसे अफोर्ड कर सकती हैं, तो ये कार्स के बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच।